अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? जरा क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं? गर्मी भी बहुत बढ़ गई है, आपको पता है एकदम अच्छा, से। इफ यू नॉट इन कराची, लेट अस टेल यू अबाउट कराची दैट वी आर इन समर। हमारा समर हो चुका है। वी अंडरस्टैंड दैट इट्स इन द मिडल ऑफ मार्च। आर वी इन द मिडल ऑफ मार्च? वेल 13th मार्च है, सो ऑलमोस्ट 2 डेज अवे। चलो मिडल ही कर लो। तो हमारा तो ठीक ठाक समर ऑन हो चुका है। और हाउ इज़ इट इन योर सिटीज़? प्लीज़ डू लेट अस नो। अच्छा, 2 दिन पहले आपको पता है स्पार्को ने भी ज़रा कैलकुलेशन की है, और वो हर दफ़ा की जो बहस होती है ना कि 30 रोज़े होंगे, 29 रोज़े होंगे, सो इस दफ़ा स्पार्को ने कहा है कि 30 रोज़े होने के ज़्यादा इम्कानात हैं और 28 को चांद नज़र आने के कम इम्कानात हैं। इसलिए ईद तो पड़ रही है आपके हमारी कहने का मतलब यहाँ क्या हुआ? मार्च। ये हमारी तरफ से ये मतलब ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, अभी तो चांद वगैरह भी नहीं देखा गया। आप कह रहे हैं 21 मार्च। मोस्ट लाइकली हत्तुल इम्कान यही जाहिर बात की जा रही है कि ज़्यादा इम्कानात इसी बात के हैं कि ईद होगी 21 मार्च को और रमज़ान होगा इस मरतबा 30 दिन का। और चाहते भी आप यही हैं? बहुत अरसे से वैसे हुआ भी नहीं है। Do you want it to be on Friday or Saturday? इट वाज ओके, अब तो साइंस ने बता दिया है हमें मोस्ट लाइकली, बट यस, रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जो है वो इससे पहले हो जाएगा और उस वक्त जो होगा वो तो तभी पता लगेगा। लेकिन स्पार्को की जो रीडिंग्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, उसमें बताया गया है कि मोस्ट लाइकली इट इज़ गोइंग टू बी अ 30-day रमज़ान। ऑलराइट जी, हो गया फिर तो ये डिसाइड। मतलब वैसे स्पार्को ने अगर कह दिया तो हम भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है ना ये फैसला अभी अगले हफ्ते बैठ के होगा। इन द मीन टाइम दुनिया में क्या हो रहा है आपको बता दें। अमेरिका इजराइल ईरान जंग के सबसे ज़्यादा खौफनाक असरात पेट्रोलियम इंडस्ट्री पर आ रहे हैं। मतलब लोगों पे और दुनिया पे तो आ ही रहे हैं, लेकिन हम ये एक एलिमेंट उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। जंग शुरू होने के फौरी बाद हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये लीटर का रिकॉर्ड तोड़ इजाफा कर दिया था। और सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता रोज़ LNG की कीमतों में भी 22% तक का बड़ा इजाफा कर दिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल के पैसे नहीं बढ़े, ट्रांसपोर्ट के किरायों से लेकर खाने पीने की अशिया, फल सब्जियाँ, रोज़मर्रा की चीज़ें, सब कुछ बढ़ चुका है। हुकूमत आज फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल करने जा रही है। खबर असल में ये है, अब आवाम तवक्को रखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में आवाम को कुछ रिलीफ शायद मिले, क्योंकि लोगों में मज़ीद बोझ उठाने की सकत बाकी नहीं रही है। और पहले ही हम खित्ते में एक तो सबसे पहले थे और सबसे ज़्यादा इजाफा करने वाले भी थे। चलो पहले तो ओके हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा करने वाले हम थे। और आपको पता है ना कि इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस पे थोड़ी सी कम भी हुई। मतलब ये ऊपर नीचे चलता रहा, लेकिन हम सेट हो चुके थे अपने 55 रुपये बढ़ा के। अच्छा, जंग के बायस बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में अब तक इस्तेहकाम नहीं आ सका। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से हुकूमत पर दबाव बहरहाल मौजूद है। अलबत्ता इतना ज़रूर हुआ है कि इस वक्त आलमी मंडी में तकरीबन पेट्रोल की कीमत जो है वो $100 फ़ी बैरल है। 55 रुपये लीटर इजाफे का मतलब ये है कि हुकूमत पहले ही 120 से $130 बैरल के हिसाब से कीमत बढ़ा चुकी है। तो हम ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं, अब मज़ीद नहीं बढ़ाना चाहिए। और इसलिए हुकूमत के पास कीमतों को कम करने या बरकरार रखने का ऑप्शन मौजूद है। कम करने का ऑप्शन है, अवेल इट। दूसरी तरफ और क्या हो रहा है? दूसरी तरफ हुकूमत का दावा है कि तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद कुछ जहाज पाकिस्तान तेल लेकर पहुंच चुके हैं, जबकि आइंदा 2 हफ्तों में सऊदी अरब से मजीद तेल पहुंच जाएगा। कदरे इत्मीनान की बात यह है कि तवानाई के आलमी बहरान से निमटने के लिए अमरीका ने आर्जी तौर पर रूसी तेल पर आयद पाबंदियाँ भी उठा ली हैं। मुख्तलिफ ममालिक बड़ी मिकदार में रूस से भी तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका के साथ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने 400 मिलियन बैरल रिजर्व ऑयल रिलीज़ करने का भी ऐलान किया है। तवक्को ये भी की जा रही है कि पेट्रोल की आलमी मार्केट में कीमतों को कुछ इस्तेहकाम इन कोशिशों की वजह से मिलेगा। मतलब अमेरिका का सबसे बड़ा हरीफ रूस से जब उसने तेल खरीदने की भारत समेत दीगर मुल्कों को इजाज़त दे दी है, तो सोचिए कि क्या अर्जेंसी होगी या क्या जहनी कैफियत होगी जिसके तहत ये फैसले लिए जा रहे हैं। सो प्रेशर तो सर्टनली पड़ा है। इसी पे ज़रा बात करते हैं कि आज क्या इम्कान है। आज कीमतें कम हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं, बरकरार रह सकती हैं। सैफुर रहमान हैं जियो के हमारे साथी, बहुत शुक्रिया, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सैफ साहब कैसे हैं, बताइएगा आलमी मार्केट में जो सूरत हाल है उसके तनाजुर में व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट टुनाइट? देखिए अब्दुल्ला, जब पिछली मरतबा दोनों पेट्रोल और डीजल की कीमत 55 रुपये ईच बढ़ी थी, तो उस वक्त जो था आपका जो ब्रेंट था, जिसको हम बेंचमार्क लेते हैं, अगरचे ये हमारा बेंचमार्क होना नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि ये बन चुका है, अगरचे हम अरब लाइट हमारा बेंचमार्क होना चाहिए,
जो हम 95% जो इंपोर्ट करते हैं ख़ाम तेल, तो जो ब्रेंट है उसकी कीमत 55 रुपये इजाफे के बाद जब हम ऐलान कर चुके थे तो अगले दिनों में 119 तक भी गई, एक आधे दिन के लिए गई, उसके बाद ये नीचे भी आई, जिसके बाद इसमें फ्लक्चुएशंस होती गई। तो अभी भी जब हम बात कर रहे हैं कि तकरीबन जो ब्रेंट है ख़ाम तेल वो $100 पर बैरल या $101 बैरल पर वो ट्रेड कर रहा है। तो इसके बाद ये सिर्फ़ और सिर्फ जो कीमतें पाकिस्तान में ब्रेंट से ज़ाहिर है वो लिंक तो करती हैं, लेकिन हम फिनिश प्रोडक्ट डीज़ल और पेट्रोल भी इंपोर्ट करते हैं, अगरचे इन दिनों में कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। तो जो वर्किंग हुई है, मैं अभी ज़राए से बात करूँगा चूँकि हमारे पास तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अभी पहुँचा नहीं है। तो इसमें आज की तारीख़ में अगर ये रात को कीमतें अनाउंस हो जाती हैं, जो कभी इम्कान है हो जाएंगी, तो 41 रुपये पेट्रोल की कीमत में मज़ीद उस 55 रुपये के अलावा इजाफ़ा बनता है और 56 रुपये डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा बनता है। ये इजाफ़ा गवर्नमेंट करे या ना करे ये बात की बात है, लेकिन जो इजाफ़ा ये बनता है तो अभी इस वर्किंग के मुताबिक बन रहा है। नहीं तो आप ये बता दें कि ये इजलास कब बैठेगा और ये फैसले जो हैं ये कब होंगे? देखिए, इजलास तो मेरा ख्याल है ये डेली इसकी जो वर्किंग होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में डैशबोर्ड बन चुके हैं, ओगरा इन्वॉल्व है, ये डेली इसकी मीटिंग्स होती हैं। हर मौके के ऊपर ये मीटिंग, अभी भी हो सकता है कोई ना कोई मीटिंग चल रही हो, लेकिन डिसीजन क्योंकि ये रात को होना है, डिसीजन रात को होना है। साहब ज़रा आज की जो मौजूदा सूरत हाल है उन प्राइसेस को मद्देनज़र रखते हुए हम 55-56 रुपये जो इजाफा हम कर चुके हैं, ऑन टॉप ऑफ इट आप बात कर रहे हैं या ऑलरेडी जो हम एग्जैक्टली मैं उसके अलावा बात कर रहा हूँ। वो जो इजाफा हो चुका वो तो हो चुका, इसके अलावा जो नई कीमतें हैं आलमी मार्केट में, वो फिनिश प्रोडक्ट्स की हों या वो ख़ाम तेल की हों, उसकी बुनियाद के ऊपर और बाकी जो हमारे मुख्तलिफ टैक्सेस हैं इनको शामिल करने के बाद जो मौजूदा हैं, जो कीमत है वो पेट्रोल की 41 रुपीज़ और 56 रुपीज़ पर लीटर जो है वो डीज़ल की बनेगी। तो इसको रोकने के लिए हमारी जो ज़राए से बात हुई है, कभी इम्कान है कि गवर्नमेंट जो पेट्रोल की कीमत में जो 322 रुपये फ़ी लीटर है उसमें 105 रुपये जो टैक्स लेती है, जिसको हम लेवी, पिछली दफ़ा लेवी बढ़ाई गई है 20 रुपये ऑलरेडी। जी लेवी बढ़ाई गई है, लेकिन पेट्रोल के ऊपर वही लेवी कम कर दी गई। पेट्रोल के ऊपर आपको मालूम हुआ कि 76 थी, वो कम करके 55 कर दी गई है। तो एक तो गवर्नमेंट के पास ये है कि गवर्नमेंट जो है वो लेवी को जो कम कर दे और डीज़ल के ऊपर मज़ीद लेवी ना बढ़े। तीसरी चीज़ जो हमारी ज़राए से बात हो रही है कि एक बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट के पास इन पेट्रोलियम प्राइसेस को रोकने के लिए, वो जो हमारे एमरजेंसी फ़ंड है हमारे पास, एक जो बजट में अनाउंस है कंटीजेंसी के लिए, वो 390 अरब रुपए का है। तो गवर्नमेंट इस 390 अरब रुपए की पहले भी बहुत बात हो रही थी, जब दुनिया अपने रिजर्व ऑयल को इस्तेमाल कर रही है या बरूए कार ला रही है, तो हमारे यहाँ भी इमरजेंसी सूरत हाल ही है ना। सो IMF से हमने इस मौके पर क्या बात की है कि हम उन 390 अरब रुपयों को इस मौके पर इस्तेमाल करें जब देयर इज एन इमरजेंसी सिचुएशन इन द वर्ल्ड। और उसके बाद ये अगर हम बता रहे हैं, जो कि अभी हमने ये खबर दी है कि ऑयल टैंकर्स कुछ आ भी गए हैं और कुछ शायद कुछ हफ्तों में पहुंच भी जाएंगे, और हम ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी इमरजेंसी सिचुएशन हमारे लिए नहीं है, उसके बावजूद ये प्लानिंग हो रही हो कि प्राइसेस और भी ऊपर जा सकते हैं। तो हम 390 अरब रुपए को बरूए कार लाएंगे इस मौके पर, या अभी भी उसको हमने संभाल के रखना है? नहीं, देखें अभी जो ज़राए ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म किसी भी सूरत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा नहीं चाहते। उनका यही कहना है कि इससे बड़ी एमरजेंसी हमारे पास और कोई नहीं हो सकती। अब देखिए, कतर ने फोर्स मेजोर कर दिया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो IMF को नहीं मालूम क्या सिचुएशन क्या है, तो IMF भी देख रहे हैं ना दुनिया में क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं। तो IMF को भी पता है, जिस तरह आपने बात की शुरू में 22% आपकी LNG की कीमत बढ़ गई है, इसके बावजूद कि सिर्फ 2 जहाज़ आए हैं मार्च के, अभी जो 6 थे वो नहीं हम ले पाए, इसलिए कि आपकी आबनाए हरमुज़ बंद है। अगर वो भी आ जाएं जो कीमतें हैं, तो बहुत ज़्यादा LNG की कीमत बढ़ गई है, आपकी बिजली महंगी हो जाएगी। आपको जो डोमेस्टिक कनेक्शंस दोनों सुई नादरन में सदर में मिले हैं, अब देखना इनके जब बिल आएंगे तो सार्फिन के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अच्छा सैफ साहब, आप ये बताइएगा, हम हिसाब तो लगा रहे हैं, आपने जो फार्मूला हमने यहाँ डिस्कस किया उसके मुताबिक जो ऑलरेडी कीमत बढ़ चुकी है, उसके अलावा भी अगर हुकूमत चाहे तो 40-50 रुपये 49 रुपये बढ़ा सकती है। लेकिन ज़राए से ख़बर क्या आपको मिल रही है? क्या थोड़ा इजाफा किया जाएगा, बिल्कुल इजाफा नहीं किया जाएगा? क्योंकि कम करने की तो अब इस सूरत में हम क्या ही बात करें।
देखें, जो ज़राए से ख़बर मिल रही है कि आपके पास पेट्रोल में काफ़ी कुशन है। गवर्नमेंट चंद महीनों के लिए अपनी जो लेवी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवी लगी हुई है 105 रुपये फ़ी लीटर, तो इसको पेट्रोल से कम कर सकती है। और जो डीजल है, अगर मज़ीद इसमें इजाफा, लेवी जब हम कम करेंगे तो हम कीमत पेट्रोल की बरकरार रखेंगे या कीमत भी कम करेंगे? नहीं, लेवी जब आप कम करेंगे तो पेट्रोल की कीमत आप बरकरार, आप लेवी बुनियादी तौर पर उस इजाफा जो हो रहा है, जो मैंने जिक्र किया 41 रुपीज़, उसको बैलेंस ऑफ करने के लिए कम कर रहे हैं उसको। जी 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 जी। और डीजल जो है वो 55 रुपये ऑलरेडी कीमत बढ़ी है। अगर मज़ीद बढ़ाएंगे तो आपका जो इन्फ्लेशनरी जो टारगेट्स हैं, जिसको बड़ी मुश्किल से नीचे लाएंगे, ये बहुत बड़ा इसमें इजाफा हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका सैफुर्रहमान हमारे बहुत साथ। शुक्रिया। बेसिकली अगर लेवी हटा भी जाए तो वो सिर्फ इसलिए होगी प्राइसेस रिमेन द सेम, वरना तो मजीद और क्योंकि अभी भी वो कह रहे हैं कि उसको बैलेंस ये ब्रेंट की जो कीमत है, इसके अलावा जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी कीमत का अगर हिसाब लगाया जाए तो अभी भी 40, 45, 50 रुपए बढ़ सकते हैं। देखिए वो बैलेंस इस तरह हो जाएगा कि लेवी कम करेंगे। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ऐसा हो। अच्छा, थोड़ी देर में हम आपको लेके जाएंगे नए गवर्नर सिंध की ओथ टेकिंग पे। निहाल हाशमी आज नए गवर्नर सिंध की पोजीशन पे तैनात होंगे, बट वील टेक यू देयर। इन द मीन टाइम पहले हम जरा क्रिकेट की बात कर लें। जनाब, क्रिकेट की हम बात करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा ओडीआई, और पाकिस्तान ने बेहतर खेल का मुजाहरा करते हुए अभी 215 रन बना लिए हैं 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 38वें ओवर का खेल जारी है और ये है ताज़ा सूरत हाल। हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की भी बात करेंगे, लेकिन हमारे पास मां सदाकत ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। 75 रन उन्होंने बनाए हैं 46 गेंदों पर। जल्दी से आपको याद दिला दें, इफ़ यू आर नॉट वाचिंग, कि आज दूसरा मैच जो है वो खेला जा रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, और पाकिस्तान की पहली बैटिंग जारी है। कौमी टीम ने, जिस तरह आपने बता दिया है अब्दुल्ला, आप तो बिल्कुल ही अप टू डेट लेटेस्ट फिगर्स जो हैं वो बता रहे हैं। और अच्छा जी, अभी है मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद। 53 गेंदों पर इन्होंने 40 रन बनाए हैं। 75 का इनका स्ट्राइक रेट है। सूरत हाल ये है। और इसके अलावा हमारे T20 के कप्तान सलमान अली आगा, जो ओडीआई टीम का भी हिस्सा हैं, वो 57 गेंदों पर 52 रन बना चुके हैं। सो एवरीबडी सीम्स टू बी कंट्रीब्यूटिंग। होपफुली, क्योंकि आपको पता है ना कि ये पहला मैच हमारा क्या था, मेजबान बांग्लादेश से पहला वनडे बुरी तरह हम हारे थे, और फिर आज टीम पर काफ़ी प्रेशर भी था to do a better job, and looks like they are doing it. Looks like that we are doing a better job, and आज everybody अगर ना जीते ना तो सीरीज तो गई फिर effort. हमारे हाथ से। अगर हाँ, आज का मैच जीतना सर्टनली हमारे लिए बहुत जरूरी है। As always do or die। हम आगे हैं। अच्छा जी, अहमद शहजाद भाई और सिकंदर बख्श दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। अहमद भाई कैसे हैं आप, बताइएगा। मतलब पहले मैच की परफॉर्मेंस के बाद आज तो हम काफ़ी रिलीव्ड हैं to see that everybody is contributing and putting in some effort. I think मां सदाकत हमने पहले भी बात की है, इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर और एक यंग टैलेंट है जिसकी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और he is coming good. The kind of shots he's playing and all he's played that was really good. Pull shot उसने मारा, cover drives उसने मारी, उसकी टेक्निक, उसका हेड, उसके शोल्डर्स के बहुत बिल्कुल पास मिडिल स्टंप पे लैंड कर रहा होता है। ज्यादा फॉल नहीं करते हैं, ज्यादा कैंची भी नहीं डलती है। ये क्रिकेटिंग टर्म्स हैं। सो इज लुकिंग सो गुड। यही हम बात करते हैं अब्दुल्ला कि देखें आप, यू हैव टू हैव गुड यंगस्टर्स विद यू। ऐसा नहीं है कि जो आपका दिल करे वो वाले यंगस्टर्स। अब आप देखें ना, आपको जरूरत है जमान खान की, जमान खान नहीं है। इरशाद इकबाल की, इरशाद इकबाल नहीं है। आसिफ इकबाल की, आसिफ की, आकिफ जवेद की, जिसने 146 पे बॉलिंग की थी न्यूजीलैंड के अंदर, वो नहीं है। ठीक है, तो अभी अली रजा वो नहीं है। मां सदाकत है, शामिल अच्छा खेलते हैं, शामिल की टेक्निक भी थोड़ी सी बेटर होने वाली है, लेकिन आपके डोमेस्टिक के अंदर वो कोचेस काम नहीं करते हैं कि शामिल ने इस तरह की टेक्निक से जिसमें विजिबल फ्लॉज है, ज्यादा नहीं माइनर से, उसके साथ भी वो इतनी परफॉर्मेंस कर रहा है। सो इमेजिन कि अगर आपके कोचिंग छोटा छोटा सा ट्यूनिंग करते रहे तो कितना फायदा हो जाए प्लेयर्स का। लेकिन नहीं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी देखते हैं। मैं आपको 1-2 पिक्चर्स उनकी दिखाऊं जो पिछले मैच की हैं, जिसमें विजिबल उनमें डिफरेंस है जो थोड़ा ठीक किया जा सकता है। अहमद भाई हमारे साथ ही रहिएगा। आपको पता है सियासत भी चल रही है और नए गवर्नर सिंध आए हैं यहाँ कराची में, निहाल हाशमी, वो ओथ ले रहे हैं। सो वी विल टेक यू लाइव देयर। मैं सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफ़ादार रहूँगा,
कि बाहैसियत गवर्नर सूबा सिंध में अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ कि मैं बहैसियत गवर्नर सिंध मैं अपने फ़राइज़ कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी, सालमियत, इस्तेकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेकाम, यकजहती, खुशहाली के खातिर अंजाम दूंगा। कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूँगा। कि मैं अपने ज़ाती मकासद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज होने नहीं दूँगा। कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बला खौफ और रियायत और बला रगबत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत, बिला रुगबत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। और ये कि किसी शख्स को बिलावास्ता या बिलवास्ता किसी ऐसे मामले की इतला न दूंगा और ये कि किसी शख्स को बिलावास्ता या बिलवास्ता किसी ऐसे मामले की इत्तला ना दूंगा और ना उस पर जाहिर करूंगा जो बाहैसियत गवर्नर सूबा सिंध मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा। और ना इस पर जाहिर करूंगा जो बहैसियत गवर्नर सिंध मेरे सामने सूबा सिंध मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा बजुज़ जबकि बाहैसियत गवर्नर अपने फ़राइज़ की कमा हुक्का अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। या मेरे इल्म में लाया जाएगा बजुज़ कमा हुक्का बहैसियत गवर्नर अपने फ़राइज़ की कमा हुक्का अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन। नए गवर्नर सिंध निहाल हाशमी अपने ओहदे का हलफ उठा रहे थे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस सफर अहमद राजपूत ने उनसे ओहदे का हलफ लिया। गवर्नर हाउस कराची से आप ये बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं। सूबाई काबीना के अरकान हैं, वज़ीर आला हैं, दीगर अहम शख्सियात यहाँ इस हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद हैं। काफ़ी खुशगवार माहौल लग रहा है, वैसे बड़े खुश लग रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सारी सीनियर वज़रा हमें नज़र आ रहे हैं, काबीना के अरकान नज़र आ रहे हैं, नारे भी नज़र आ रहे हैं। और ये हो गए इससे पहले जो गवर्नर थे कामरान चिसोरी, उनका ताल्लुक एमकेएम पाकिस्तान से था। मुस्लिम लीग नून ने अपने ही सियासी कारकुन को अब ये ओहदा दिया है। सो निहाल हाशमी साहब का ताल्लुक हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से है। इससे पहले हम क्रिकेट की बात कर रहे थे। इस वक्त एज वी स्पीक हमारा मैच हो रहा है अगले अगेंस्ट बांग्लादेश। ओडीआई सेकंड ओडीआई है विच वी मस्ट विन, क्योंकि पहला तो दोबारा याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि हाउ बैडली वी लॉस्ट। अहमद, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू? आप कुछ बात कर रहे थे। सॉरी, वी हैड टू गो टू द ओथ टेकिंग सेरेमनी। कि हाउ इम्पोर्टेंट इज कि आपका जो वर्ल्ड कप जिस तरह का हमारा गया है उसके बाद अच्छी सिलेक्शन होती, अच्छे यंगस्टर्स हम रखते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो एक आधा यंगस्टर तो बहुत अच्छा रखे, लेकिन इससे बाकी बेहतर यंगस्टर हो सकते थे। फिर इसीलिए हुमा होता ये है कि जब आप तब्दीलियां करते हैं तो आप लोगों को तो नहीं पता ना कि डोमेस्टिक में क्या क्या अवेलेबिलिटी है या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, तो वो यंगस्टर भी लुक गुड, ठीक है। तो आप लोगों को ये बता दिया जाता है कि देखिए जी यंगस्टर तो है नहीं, हमने चांस दिया था। यूं हारेंगे जब तक आप उनका राइट कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे, राइट यंगस्टर्स नहीं लाएंगे, जिस यंगस्टर की जगह बनती है उसको। अब ये जो मैंने आपको नाम लिए हैं जिस तरह अली रजा, आकिफ जवेद, सलमान खान, दे शुड बी इन राइट। साथ भी आपको जिस तरह मिला है और भी प्लेयर्स हैं मिडिल के अंदर जो हो सकते हैं, जिनको आप कॉम्बिनेशन के अंदर ऐसा फिट करते हैं कि आप जीते भी और आपके यंगस्टर परफॉर्म भी करें। जिस तरह आपने देखा मास सदाकत, इस तरह का टैलेंट पाकिस्तान के पास है, लेकिन समहाउ पाकिस्तान अपनी सिलेक्शन में मात खाता है। जिस तरह हसीबुल्लाह आपके पास 50 की एवरेज वाले प्लेयर जो पाकिस्तान में परफॉर्मेंस करके आए हैं,
वो पड़े हैं, साथ बेग आपके पास विकेट कीपर पड़े हैं, बट आपने किनको चुना? वही चुना जो आप सभी साथ लेके गए हैं, वो किसी एक के फेवरेट है, आप उनको चलिए, साथ और लेकर- अभी हमने बल्लेबाजों पे तो बात की है, लेकिन हमारे पास बॉलर्स कम हैं। इफ वी लुक एट द लास्ट मैच एज वेल, हमारे पास कौन था फुल टाइम बॉलिंग कराने के लिए, और हमारा एनएसआर उसी तरह जिस तरह T20 वर्ल्ड कप तो में था अब्दुल्ला ऑलराउंडर्स भाई, पे। हमने बार बात की है उस जी। हमा मीर की। आप देखें कल के मैच में भी उसने जो है ना अपने बेस्ट फिगर किए, 6 आउट किए हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि कुछ सिलेक्शन कमेटी को वो ईगो पे ले गए, उसने चेयरमैन साहब को फोन कर दिया, जिसकी वजह से उस हमा मीर आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। फिर तो So there चेयरमैन are साहब को players- इंटरवीन कर लेना चाहिए, अगर उनको फोन करने पे सिलेक्शन कमेटी अपनी ईगो पे ले गई है। अच्छा, So, हम सिकंदर, सिकंदर आपसे बात करेंगे। हम जाहिर है डेब्यूटेंट्स की बात कर रहे थे। जी जी जी। आप ये आउट दिखाएंगे भी ये सलमान आगा रन आउट हो गए हैं। रन आउट नहीं, वो अजीब और गरीब तरीके से आउट हो गए। मुझे जावेद मियादाद याद आ गए और उनके आपस के अंदर थोड़ी सी गर्मागर्मी भी हो गई है। और अगर आप फुल स्क्रीन पे उनको दिखाएं कि वो आउट किस तरह हुए, थोड़ा सा अजीब और गरीबी में कहूँगा कि क्रिकेट में आजकल इस तरह होता नहीं है जिस तरह के वो तरीके से वो आउट हो गए। और गेंद रिटर्न आई थी तो उन्होंने वहीं खड़े होकर रोका, उनको फौरन वापस चले जाना चाहिए था। उन्होंने बल्ले से रोका, उसने गेंद उठा के स्टंप पे मार दी, वो रन आउट दे दिया उनको। उन्होंने काफी एक दूसरे को बातें सुनाई हैं और दैट्स नॉट गुड। क्रिकेट के अंदर थोड़ी सी रिलेशनशिप भी रहनी चाहिए। और आई एम नॉट श्योर कि इसको मैं क्या कहूँ कि गलत आउट लिया है उन्होंने या सही लिया है। आगा को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड एक वो होता है, अगर आप गेंद को जानबूझ के बल्ले से रोकें तो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड अपील कर सकते हैं। वैसे आगा इतने तजुर्बाकार तो हैं, और मतलब ये हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ही वुड नो दिस। अब्दुल्ला, कैजुअल चीजें जब होती है ना, जब आप बहुत अपनी क्रिकेट को कैजुअल लेने लग जाओ, ठीक है, फिर यही चीजें होती हैं। यू गॉट टू बी डिसिप्लिन इनफ। कभी आपके प्लेयर्स डोमेस्टिक में आते हैं, द वर्ल्ड इज वाचिंग, इट्स अ सीरीज। अब आप देखें ना कि आपके डोमेस्टिक का एक इंटरनेशनल प्लेयर, राइट, उससे एक कमेंटेटर ने क्वेश्चन किया कि यार 2 सीनियर प्लेयर जो पीछे भी खेलते रहे, आपको नहीं लगता कि आपको भी खेलना चाहिए था? तो जो कहता है कि यार हाँ जी, और मुझे लगता है कि आपको कोच होना चाहिए था, मैं कल तक खेलता रहा। तो ये किसका काम है, ये डिसिप्लिन सिखाना प्लेयर्स को? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, इनकी मैनेजमेंट का काम है ना। बट ये कैजुअलिटी है या कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से यू सी दीस सॉर्ट ऑफ रन आउट और दीस सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट्स। हाँ, डिसिप्लिन अच्छा, होना, और फिर सिकंदर, कम्युनिकेशंस वाला जो हमारा शोबा है ना, वो तो हो। अच्छा सिकंदर, जंप इनटू द कन्वर्सेशन, और अभी अहमद भी कह रहे थे शायद जो हमें जोड़ियां बनानी चाहिए, लेट्स पुट इट दैट वे। और खास तौर पे आउट हो गया है एक और आउट हो यार गया। सिकंदर, मेरे सामने तो है नहीं मैच, मैं तो अभी हाय, लाइव हाय, स्कोर वैसे हमारी देख वजह रहा से हूँ। तो नहीं हो रहा कि हम बात कर रहे हैं। रिजवान भी आउट हो गया डीप मिड विकेट के ऊपर ना, उसने उठा के शॉट मारा तो रिजवान भी आउट हो गया। जो दोनों सेट बैट्समैन थे, एक के चलो बाद ठीक, एक आउट। पाकिस्तान हैज Wondering if now we should lost be really talking about this match at 5 this wickets. moment, क्योंकि यहाँ तो आउट ही होते जा रहे हैं। 231 पर हमारे 5 आउट हो चुके हैं। तो अब्दुल्ला भाई, आपने अगर रिजवान को देखा होगा ना न्यूजीलैंड की सीरीज के अंदर, हाँ जी। वो रिजवान जिस तरह वहां पे उछल के आउट हो रहे थे, वो यहाँ पे भी पहले मैच के अंदर हल्का सा बॉल सीम हुआ है, उसी तरह उछल के खुल के आउट। जो दुनिया भर के जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं ना, वो रोल मॉडल होते हैं। जिस तरह विराट कोहली को आपने देखा, उनके पास सचिन तेंदुलकर थे, राहुल द्रविड़ थे, सहवाग थे, वीवीएस लक्ष्मण थे। इसी तरह टीम्स के अंदर जो सीनियर होते हैं ना, आप उनकी तरफ देख के सीखते हैं। तो आपके सीनियर प्लेयर की तो खुद ही जो है ना टेक्निक्स ठीक नहीं है, तो आपके यंगस्टर्स जो आएंगे उनको आप क्या रोल मॉडल टीम के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं? ये सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करने वाली थी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ किया नहीं अभी तक। 39 ओवर हो चुके हैं, 231 पर 5 आउट। अब्दुल्ला, बात से ये है कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिन लोगों को रखा हुआ है एज अ कोच, एज अ मेंटोर्स और पता नहीं कौन कौन, उनको जो है ये चीजें हैंडल वो भी तो करनी चाहिए। पीसीबी नहीं रखा हुआ है ना, वो खुद तो नहीं आए। मैंने रखा है, गलत चॉइस है। ना वो ग्राउंड पे जाते हैं, ना वो ग्राउंड पे जाते हैं, ना वो कभी कोई कुछ करते हैं। बस उन्होंने एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया हुआ है जहाँ पे वो लड़कों को लाकर कोशिश करते हैं कि जी उनको बस वो चलता रहे, हाई परफॉर्मेंस सेंटर। तो ये जो है, जो फॉल्ट है वो ये है कि बैड चॉइसेस ऑफ द कोचेस और वो जो मेंटोर्स और वो जो कुछ रखा है। अच्छा, आपको लग रहा था कि साहबजादा फरहान थोड़ा डरे हुए थे? ही वाज रिस्ट्रेन्ड। फरहान अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेल रहा था बिल्कुल आराम से, मगर फिर अचानक उसने उठा के एक शॉट मार दिया। उसको पूरी देखिए, ये T20 की क्रिकेट नहीं है, मां सदाकत ने T20 की क्रिकेट खेली है।
अच्छा, सिकंदर साथ जल्दी से ये बता दें, प्रोजेक्टेड स्कोर आपको क्या लग रहा है? मतलब अभी इस वक्त हम 231 पे हैं। अगर कुछ लड़के सेट हो गए तो 300, 310, 15 होने चाहिए। अहमद भाई आपको क्या लगा? अब सिकंदर ने क्या कहा, एक तो मेरे कान में अगर लड़के टिक गए तो 310, 310। अहमद आपको क्या लग रहा है? 11 ओवर पड़े। आउट कितने? 5 231 पे 5 होना चाहिए, 325 तो करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम है, 2 सेकंड है, मैं ऐड कर दूं। जी प्लीज कर दें। देखें सिक्कू भाई, हम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम इतना आड़े हाथ तो नहीं देते हैं। हमने पूरा जो वर्ल्ड कप है इतना उनको कुछ नहीं कर, लेकिन इवेंचुअली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो ये कोचेस रखे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही जो है जो 8 महीने का डोमेस्टिक कराए बैठा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही है जो सिलेक्टर रखे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही तो अकाउंटेबिलिटी किसी की कर नहीं रहा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही जो है जो अपने सीनियर प्लेयर्स को निकाल रहा है और उनका कोई लायमल नहीं बना रहा है कि ये आपका 2 साल का लायमल है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही तो है जो 1 by 1 शतरंज की तरह बाजियां खेल। अच्छा चलिए, अब ये बाकी कॉन्वर्सेशन आप लोग आपस में कर लीजिएगा। We have to take a break. Sorry, बहुत शुक्रिया सिकंदर एंड अहमद। थैंक यू सिकू, थैंक यू अहमद भाई। ब्रेक है। वेलकम नए गवर्नर सिंध का ओहदा आपको पता है अब निहाल हाशमी के पास है। उन्होंने अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया है। लेकिन सिंध में गवर्नर कामरान टिसोरी, साबिक गवर्नर कामरान टिसोरी की तब्दीली पर वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM सख्त गुस्से में है और कल फारूक सत्तार ने हमसे भी बात की। जी बिल्कुल, और उनका ये कहना था कि उनको बताया भी नहीं गया था। दे हैड नो आइडिया, एटलीस्ट दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग। मुख्तलिफ रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने गवर्नर की तब्दीली को MQM के लिए चौंका देने वाला फैसला जो है वो करार दिया है और साथ ही पार्टी को वजारतें और हुकूमत से निकल जाने का मशवरा भी दिया। तो ये बातें भी होना स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा, मुत्तहिदा के रहनुमा, ये भी खबर आ रही है हुमा कि when the government was formed, चूँकि कामरान टिसोरी ऑलरेडी उस ओहदे पर बराजमान थे, मतलब फ़राइज़ अपने सर अंजाम दे रहे थे। फार्मूला यही था कि मुस्लिम लीग नून अपने गवर्नर लगाएगी बलूचिस्तान और सिंध में और पंजाब में पीपल्स पार्टी का गवर्नर होगा। तो लेकिन उस वक्त खैर सगाली के तौर पर चूंकि गवर्नर टिसोरी वहाँ पे थे, उस ओहदे पर मौजूद थे, इन्होंने अपना गवर्नर नहीं लगाया। तो शायद उनको लग रहा होगा वो खैर सगाली अब 4 साल हो गए हैं ना, उसमें हाँ, वो आगे चली गई है बात। अच्छा, मुत्तहिदा के रहनुमा फारूक सत्तार भी वफाकी हुकूमत पर सख्त पर हम हैं और कल अब जिस तरह हम आपको बता रहे थे कि हमारे ही शो में उन्होंने कहा था कि हुकूमत ने इतना बड़ा फैसला करते हुए हमें पूछा तक नहीं और ऐसी हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं बनता। सुने उनका क्या कहना था। कोई अंदिया नहीं था, कोई इत्तला नहीं थी, कोई एतमाद में नहीं लिया गया, कोई मशवरा नहीं लिया गया, कोई हमसे पूछा तक नहीं गया। तो मेरे ख्याल में ये वाज़े तौर पर हमें पैगाम दिया है वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म ने कि उन्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं है और उन्होंने तो अपनी तरफ से हमें खैरबाद कह दिया। अब लाए अमल हमारा यही होना चाहिए कि हमें इस मसले को अपनी रेड लाइन बनाना चाहिए और फिर फौर हुकूमत से अलहदा होकर हुकूमत को खैरबाद कह देना चाहिए। जब लड़ाई ख़त्म हो जाए फिर कोई घूसा उसके बाद याद आए तो फिर उस घूसे को तो अपने मुंह पे ही मार लेना चाहिए। और अगर PMLN ये समझती है कि पीपल्स पार्टी को मतलब है कि उसकी इतनी अगर ब्लैकमेलिंग है और इतना ज़्यादा वो उसे अजीज है तो फिर रखे। तुम्हारी मतलब ये कि ये बदतरीन हुक्मरानी तुम्ही को मुबारक भाई। सियासी हलकों का दावा है कि सिंध हुकूमत गवर्नर सिंध की सियासी सरगर्मियों से सख्त नाला थी। कामरान टिसोरी को हटाने के पीछे असल में पीपल्स पार्टी है, लेकिन सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि गवर्नर सिंध को तब्दील करने का फैसला मुस्लिम लीग नून का अपना है। ये वफाक की सवाबदीद है कि वो किसे गवर्नर लगाए। तो लिहाजा सवाल तो ये है ना कि एक्चुअली व्हाट वाज हैपनिंग बिहाइंड इन द कॉरिडोर्स, जिसकी वजह से ये हुआ। राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी हमारे साथ हैं इस वक्त, तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध हैं। राजा साहब, आप वफाकी हुकूमत के तर्जुमान हैं, हम सबसे ज़्यादा बाखबर हैं। आप ही बता दें कि टिसोरी साहब को फारिग किए जाने की क्या वजह बनी और मतलब इस वक्त इस फैसले की ज़रूरत क्यों महसूस हुई?
देखें जी, टसोरी साहब को किसी साजिश या किसी कंस्पेरेसी थ्योरी के ज़रिए नहीं हटाया गया। ये एक, मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत का प्रोरोगेटिव है कि वो गवर्नर की तकर्रुरी भी करते हैं, गवर्नर की तब्दीली भी करते हैं। ये जब हमारी ये गवर्नमेंट बनी, जब फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हुआ, तो एक फार्मूला तय हुआ कि पार्लियामान में मौजूद दो बड़ी जमातें, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हैं, ये दोनों बड़ी जमातें पाकिस्तान के चारों सूबों में अपने गवर्नर्स लाएंगी। ये तय हुआ था कि पंजाब में और KPK में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर लगेंगे और सिंध में और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के गवर्नर लगेंगे। बलूचिस्तान में अभी भी मुस्लिम लीग नून के गवर्नर मौजूद हैं। सिंध में चूंकि MQM के गवर्नर थे, हमारे MQM से भी कोलिशन पार्टनर्स थे, वो हमारे, उनके लिए सौ रिस्पेक्ट है और उन्हें टाइम भी दिया गया कि आप बिल्कुल कंटिन्यू करें। लेकिन क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में ये तय हुआ था कि सिंध में मुस्लिम लीग नून का गवर्नर लगेगा, तो मुस्लिम लीग नून ने अपने गवर्नर की तकर्रुरी की है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई इस तरह की कंस्पेरेसी थ्योरी या किसी वजह से, किसी रीज़न से कामरान टसोरी साहब को तब्दील किया गया, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। सिंध में जो कुछ होता रहा पिछले दिनों, इवन जो MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो तल्ख कलामी होती रही या जो सियासी रस्साकशी होती रही, मोहतरम वज़ीर आज़म या वफाकी हुकूमत उससे बेखबर थे उनको, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनली क्या हो रहा है, तो वो सब वहाँ बिजी थे। तो ये सिंपल एक चीज़ थी। और निहाल हाशमी साहब का नाम तो काफ़ी दिनों से PMLN के अंदर ये तय हो चुका था कि हम मुनासिब वक्त देखकर मोहतरम निहाल हाशमी साहब को गवर्नर बनाएंगे, और ये बात सब जानते भी थे। खुद MQM के दोस्त कभी एयरपोर्ट पे हाशमी साहब से मिलते थे तो गवर्नर साहब कह के मुखातिब होते थे। राइट। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि जितनी बड़ी बड़ी तरमीमें हो चुकी हैं उसमें MQM ने आपका साथ दिया है, और जितनी होने वाली हैं उसमें भी ज़रूरत होगी आपको, ऑब्वियसली आपको उनकी ज़रूरत तो होगी। तो फिर ये फैसला क्यों मुनासिब समझा गया कि गवर्नर की तब्दीली की कार्रवाई से MQM को बेखबर बल्कि अंधेरे में रखा गया? वो तो कहते हैं हमें तो बिल्कुल नहीं पता था कि ये होने वाला है। देखें, ये MQM को बेखबर नहीं रखा गया, ना ही इससे कोई इस तरह का जो है वो तासुर लिया जाए कि MQM बेखबर थी। बुनियादी तौर पर ये पूरा प्रेरोगेटिव जो है वो वफाकी हुकूमत का था, और चूंकि ये बात पहले से तयशुदा थी कि मुस्लिम लीग नून का गवर्नर लगना है सिंध में, तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने यह फैसला किया। मैं समझता हूँ कि MQM हमारी मजबूत इत्तेहादी है, और ये जो कुछ लोग ख्वाब देख भी रहे हैं कि जी कोई MQM हमारे वफाकी हुकूमत के इत्तेहाद से बाहर निकल जाएगी, इंशाल्लाह उन लोगों के ये ख्वाब जो हैं वो पूरे नहीं होंगे। MQM हमारी कोलिशन पार्टनर है और रहेगी, हम उन्हें एतमाद में लेंगे। राजा साहब, तो चलें अब तक हैं, मजबूत हैं या नहीं है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन MQM बेखबर थी, प्रीटी मच बेखबर थी। अब आप कह रहे हैं कि उन्हें एज्यूम कर लेना चाहिए था, ये किसी भी वक्त हो जाएगा, तो अगर आप अगले दिन करने वाले थे तो 2 दिन पहले बता देते उन्हें। मतलब वैसे तो इंसान साल एज्यूम करके नहीं बैठ सकता ना, क्योंकि 3-4 साल से तो वो चल ही रहे। मतलब इसी कर्टसी में बता दिया जाता है कि इंसान ने अपना कोई ज़रूरी सामान बांधना होता है। अब ये बताइएगा कि हमारे निज़ाम में ये वजारतें और गवर्नरशिप वगैरह तो वैसे ही आपको पता है करेंसी के तौर पर ही इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ जमातों को राग़िब करने के लिए, ग्रुपों को अपने साथ रखने के लिए। MQM से आपने ये भी छीन लिया। अब विफाक में वजारतें हैं, अब वो हुकूमत से अलहदगी की बाकायदा बात कर रहे हैं, और ये कोई नाजायज़ बात तो नहीं है। सो उन्हें क्या मजीद कोई विफाकी वजारतें ऑफर करके आप साथ रखेंगे? किस तरह रखेंगे साथ? नहीं, राजी तो करना होगा किसी तरीके से अगर आप करना चाहते हैं। देखें, MQM हमारी, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका कि हमारी मजबूत इत्तेहादी जमात है, और जब हम हमारे साथ वो इत्तेहाद में शामिल हुए थे उस वक़्त गवर्नरशिप जो है वो इत्तेहाद में शामिल होने की कोई शर्त नहीं थी। इसी तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जितने नंबर्स आपके कौमी असम्बली में होते हैं उस हवाले से ही आपको ड्यू शेयर मिलता है। MQM के माशाल्लाह वफाकी वज़रा शामिल हैं, मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब वफाकी वज़ीर हैं, हमारे जो MQM के सरबराह हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वो वफाकी वज़ीर हैं। तो अगर महसूस किया गया, ज़रूरी समझा गया कि MQM के जो नंबर्स कौमी असम्बली में मौजूद हैं उस तनासब से उनको फेडरल कैबिनेट में या हुकूमत में मज़ीद नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, तो उस पर भी गौर हो सकता है। कोई भी चीज़ जो है वो मैं समझता हूँ हरफ़ आखिर नहीं होती। शुक्रिया आपका राजा साहब। लेट्स सी वो क्या फ़ैसला करते हैं या आप लोग उन्हें किस तरह राम करते हैं, राज़ी करते हैं। लिटरली ये तो बाद में पता लगेगा। ब्रेक ले रहे हैं। शिपिंग कंटेनर्स, तो ये कंटेनर जब सड़क के दरमियान में
ना हो ना, वो साइड पे इधर उधर होते हैं, मतलब दे आर, एनीथिंग कैन हैपन, लाइक समथिंग हैपेंड दैट टुडे। एक मेहम एक मेस है, मतलब कल जुमा था, मैंने आपको बताया था, मैं आधा घंटा पैदल चल के दफ्तर पहुंचा हूं और ये फुटपाथों पे कंटेनर्स रखे हुए थे, सजे हुए थे। ज़ीशान हमारे साथ हैं। ज़ीशान, गिर भी गए, हम विजुअल्स तो देख रहे हैं, ये क्या हुआ है, किस तरह गिर गया पूरा कंटेनर ये गाड़ियों पे? देखिए उमा, ये जो वाकया है जो गुज़िश्ता रोज पेश आया, उसके अंदर दो जो पुलिस से मेरी बात हुई, जो दो बस से जो थी वो रेस लगा रही थी और एक बस की जानिब से जो सड़क के ऊपर डबल कंटेनर रखा था उसको हिट किया, फिर वो आगे निकल गई, जिसके बाद में जो एक कंटेनर के ऊपर रखा हुआ कंटेनर वो डिसबैलेंस हुआ और फिर वो नीचे आ गिरा, जिसकी वजह से दो गाड़ियां उसकी दस्त है, 3 अफराद इसमें जख्मी हुए और उसके बाद में उनको मुस्तकिल किया गया। लेकिन जो जाहिर बात है, जो नुकसान हो गया शहरियों का, एक गाड़ी तो मुकम्मल तौर पर टोटल लॉस उसका हो गया, छत जाया हो गई, क्योंकि दूसरी की खासी एक्सपेंसिव गाड़ी निशान शाह, जाहिर है ये कंटेनर्स इन्होंने रखे थे ना रास्ते बंद करने के लिए, सिक्योरिटी मेजर्स के लिए, किस महकमे की तरफ से, पुलिस की तरफ से रखे जाते हैं, महकमा दाखिला की तरफ से रखे जाते हैं? क्योंकि ये जो 2 शहरियों की गाड़ियां तबाह हुई हैं, इसका हर्जाना, इसका इजाला भी तो किसी को करना चाहिए ना। अब्दुल्ला, ये चाहे महकमा दाखिला हो, चाहे ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, चाहे ये पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे ये इंतजामिया को डिपार्टमेंट हो, सबसे बड़ी बात ये है कि कंटेनर के ऊपर कंटेनर, अगर कंटेनर के ऊपर कंटेनर रखने के बाद में उसके साइड ब्लॉक्स आपके पास मौजूद नहीं है तो आप ओपनली इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं हुकूमती लेवल पर। इसके अलावा मेरे पास और कोई जवाब नहीं है। ज़ीशान, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। ये इसके बारे में सीरियसली कुछ सोचना पड़ेगा। वैसे ये कंटेनरों का ये काम नहीं होता जो होता है यहाँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक और ही चीज़ चल रही है। अच्छा जी, वेलकम बैक। ऑलराइट, अब तो थोड़े से ही रह गए हैं रोज़े, तो होपफुली अच्छे जा रहे होंगे लोगों के, एंड यू नो वो एक्साइटमेंट भी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है फॉर ईद। और दुनिया में कोई भी हालात हो रहे हो ना, ईद की एक्साइटमेंट एक अलग होती है। वी डू रियलाइज देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन अराउंड अस, हाउएवर ईद तो ईद है, ईद तो मनाएंगे। आखिरी अशरा चल रहा है, इसकी ज़ाहिर है अलग इसकी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, पर्टिकुलरली लोग इबादत में भी ज़्यादा मशगूल होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आज फिर एक ताक़रात है, सो अल्लाह ताला हम सब की इबादतें कबूल करें और दुआएं जो हम अमन के लिए, दुनिया के अमन के लिए मांग रहे हैं, वो भी कबूल हो ही जाएं। सो इंशाअल्लाह कि ईद के बाद ज़रा हम सुख का सांस लें सब, और एक अमन का माहौल हम अपने इर्द गिर्द भी देखें। अच्छा, माहौल के हवाले से आपको बता दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग जो है वो 14वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। मशरक़ वस्ता में जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान समेत कई ताकतें जो हैं वो सरगर्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथ कल सऊदी अरब का चंद घंटों का हंगामी दौरा किया। वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और मीडिया को जारी तस्वीर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अफ़वाज पाकिस्तान के फील्ड यूनिफॉर्म में देखा जा सकता है, जो गैर मामूली अहमियत का हामिल है। और मुलाकात के बाद आपको ये भी बता दें, हुकूमत पाकिस्तान के बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। सिफारती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब और अरब इत्तेहादियों से बैक चैनल राब्तों के ज़रिए पूरी कोशिश कर रहा है कि वो ज़ाहिर है इस सूरत हाल पर काबू किसी तरह पाया जा सके और किसी भी इसराइली चाल में आकर इस ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। दूसरी तरफ ईरान पर जोर दे रहा है कि तनाज़े को मज़ीद फैलाना ख़ुद ईरान के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि कल ईरान ने हमसाया मुल्कों में बाज़ मकामात को एक बार फिर निशाना बनाने की कोशिश की है, मगर सऊदी अरब के शहर रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स को निशाना बनाने की कोशिश करने वाले ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया गया। तुर्की की बेस को भी एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश हुई, लेकिन नेटो ने इसे नाकाम बना दिया। ईरान के हवाले से कल एक और बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा हुसैनी खामेनाई का पहला ऑडियो पैगाम सरकारी टीवी पर सुनाया गया, पढ़कर सुनाया गया उनका पैगाम, जिसमें उन्होंने शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान किया है। Enemies will pay the price. They will pay the price. They will pay the price. We will take the revenge.
and we will destroy their facilities, that equals the compensation that we need. We are forced to continue the interests and the bases of the enemies, but we still have good relationships and friendship with the neighboring countries. Those who killed our children will pay the price. My advice is to stop these bases from operating. We need to do that because the enemies are saying lies and are telling lies. And we are ready to improve the relations with the neighboring countries. साथ ही आपको बताएं कि ईरान के खिलाफ हमले जारी हैं और इजरायली फ़ौज ने ईरान के 200 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का कल दावा किया है और कल अमरीकी फ़िज़ाइया को एक बड़ा नुकसान उस वक्त उठाना पड़ा जब बगदाद के करीब एयर फ्यूलिंग तैयारा जो था वो गिरकर तबाह हो गया, जबकि दूसरे को नुकसान भी पहुंचा। आपको पता है कि 2 जहाज़ होते हैं, एयर में ही रिफ्यूलिंग हो रही होती है। तबाह होने वाले तैयारे में 6 अरकान सवार थे, मगर इराक़ की मुज़ाहमत इस्लामी नामी तंजीम ने दावा किया है कि अमरीकी तैयारा उन्होंने तबाह किया है। अमेरिका का जानी नुकसान भी हुआ है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट। बहुत शुक्रिया शाह साहब। साहब, मशरिक़ वस्ता की जंग रुकवाने के लिए बैक चैनल तो कोशिशें जारी ही हैं, मुतअद्दिद हुकूमती सीने वज़रा भी इस बात का बरमला इजहार कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अब बहुत खुलकर बड़ा वाज़ेह किरदार अदा कर रहा है। हम एक यूनिक पोजीशन में भी हैं कि ईरान और खलीजी ममालिक और ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया से दोनों से हम सुनते हैं कि हमारे ताल्लुकात भी हैं, सबको हम पे भरोसा भी है। क्या उम्मीद रखनी चाहिए? हम कुछ कर पाएंगे जल्द इस ज़मीन में? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। मैं समझता हूँ कि बड़ी हसास सूरत हाल है और पाकिस्तान का इस हसास सूरत हाल में बड़ा कलीदी किरदार है, क्योंकि हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं और जो मुकामी ममालिक भी हैं और बड़ी ताकतें भी हैं, उन सबको पाकिस्तान पर एतमाद है। चाहे रियाद हो सऊदी अरेबिया, चाहे तेहरान हो ईरान, चाहे एंकारा हो तुर्की, चाहे बीजिंग हो चाइना, मॉस्को रशिया या अमेरिका वाशिंगटन डीसी, तो हर सतह पर हम वो एक सालसी का किरदार, एक पुल का किरदार, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्रिज बिल्डर का किरदार हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो हमारी पोजीशन जारी है, हमने बड़ी अच्छी तरीके से हमने अपने आप को डिप्लोमेटिकली नेविगेट भी किया है, अपनी पोजीशन रखी है और सबको यही समझाया है कि बेहतर यही होगा कि जंग फौरी तौर पर बंद हो, जंग बंदी भी हो, अमन भी हो और आपस में लड़ाई बढ़े ही ना, क्योंकि इजराइल यही चाहता है कि लड़ाई जो है मुसलमानों में आपस में लड़ाई हो और ये ट्रैप जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, इस जंग में हर किसी का नुकसान हो रहा है और इसे ऑफिशियली आलमी जंग का दर्जा ना भी दिया जाए, वर्ल्ड वॉर ना भी कहा जाए, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो इससे मुतासिर ना हो। अब रशिया और चाइना ने अब तक तो बड़ा मुहतात एक किरदार जो है वो अदा किया है, तो क्या आने वाले दिनों में भी हम ऐसा ही किरदार देखेंगे या इन 2 नई सुपर पावर्स को मजीद मुतहर्रिक पाएंगे? आप इनका रोल क्या देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि दोनों की यही कोशिश है कि आग को भड़काया ना जाए बल्कि आग को ख़त्म किया जाए। और उस हवाले से जो चीन भी है और रूस भी है, उनका बड़ा मुताद किरदार है। और चीन ने आपने देखा कि वो अभी तो 31 मार्च को दौरा है सदर ट्रंप का, और मैं उम्मीद रखता हूं कि 31 मार्च से पहले कुछ अमन और जंगबंदी की सूरत हाल इस जंग में पैदा हो जाएगी। और दूसरी तरफ रूस ने भी अपना एक बड़ा मुस्बत करारदाद पेश की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। उसमें पाकिस्तान उन ममालिक में से था, पाकिस्तान, सोमालिया, चीन और रशिया, जिन्होंने इस करारदाद की हमायत की होंगे। इसमें किसी का नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने जंगबंदी की और अमन की बात की थी। तो मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में जितनी भी ताकतें हैं, ख़ासतौर पर जो बड़ी ताकतें हैं चीन और रूस, उनके जो भी इख्तलाफात अमेरिका से हों, वो नहीं चाहते कि ये जो सूरत हाल आगे ख़राब हो, क्योंकि जैसे आपने फरमाया कि जंग तो इलाकाई है, रीजनल है, लेकिन उसके असरात तो आलमी हो गए हैं ना। अच्छा मुशाहिद साहब, ये जंग आगे क्या रुख इख्तियार कर सकती है, करेगी, ये देखने से पहले ये बात भी बड़ी वाज़ेह होती जा रही है कि अमेरिका अब वो पुराने वाला दुनिया का अकेला फैसला साज तो अमेरिका रहा नहीं है। अब वर्ल्ड ऑर्डर भी बदल रहा है, साथ साथ इस बदलती दुनिया में
हम अपनी बात कर लें तो पाकिस्तान की अहमियत आपको क्या और बढ़ती हुई नजर आ रही है? मैं समझता हूं कि इस जंग ने एक मौका दिया है और इसमें इसके बाद मैं देख रहा हूं कि 5 मेजर मुस्लिम मिडिल पावर्स उभरेंगी। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया और ईरान। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का एक किरदार बहुत कलीदी है क्योंकि हम वाहिद न्यूक्लियर पावर भी हैं, हम एक बड़ा मुल्क भी हैं और हमने एक हौसला और हिम्मत का पैगाम दिया है। खास तौर पर पिछले साल जब जारियत हुई इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ, तो जिस तरह हमने डट के मुकाबला किया, हमने उनको शिकस्त दी, तो वो एक वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तानी कौम में भी जान है और पाकिस्तान के पास वो सलाहियत भी है और हिम्मत हौसला है वो काम करने का, जो काम अब ईरानी खुद कर रहे हैं। और इससे मुसलमान आवाम को बड़ी तकवीत पहुंची है, मुस्लिम उम्मा की राय आमा को, जहां बड़ी मायूसी थी कि जनाब मुसलमानों में जान है, हिम्मत है, हौसला है, चाहे पाकिस्तान हो या तुर्की हो या ईरान हो, ये अगर अहद कर लें तो ये कौमें मुकाबला कर सकती हैं जारियत का। शुक्रिया आपका मुशाहिद साहब। अभी हम आपको लाइव लिए चलेंगे, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ और दीगर रहनुमा उनके बात कर रहे हैं। 15th day of Operation Epic Fury, and we continue to make progress towards our military objectives. As the Secretary said, today will be our heaviest day of kinetic fires across the operating area. CENTCOM continues to attack ballistic missile and drone capabilities so that they are no longer a threat to U.S. forces, our bases, or our partners. They're continuing to destroy the Iranian Navy to ensure freedom of navigation, and this means going after Iran's mine-laying capability and destroying their ability to attack commercial vessels. And we're targeting their defense industrial base so they cannot rebuild the capabilities that can harm America's interests or our partners in the future. As Admiral Cooper said in his update on Wednesday, Iranian combat power continues to decline as a result of the continued strikes, as the Secretary talked about. We've attacked over 6,000 targets, and our strike packages continue to launch every hour, and we've maintained an unprecedented number of sorties up overhead of Iran. CENTCOM is now persistently over the enemy, and a result, we've seen a reduction in missile and one-way attack fires, as the Secretary said. In less than 2 weeks, we've rendered the Iranian Navy combat ineffective and continue to attack naval vessels, including all of their Soleimani-class warships, which were armed with anti-ship missiles and anti-aircraft weapons. We've made progress, but Iran still has the capability to harm friendly forces and commercial shipping. And our work on this effort continues. But I want to make something clear. The only thing preventing commercial traffic and flow through the Straits right now, which there is some through the Straits, is Iran. They are the belligerents here holding the Straits closed, although there is some traffic moving through there. We've made it a priority to target Iran's mine-laying enterprise, their mine layers, the naval bases and depots, in addition to the missiles that could influence the Straits. And CENTCOM continues to attack those efforts. And we continue to make progress on the industrial base to include factories, weapons, warehouses that are stored in, and we will continue to do so in the coming days, especially today. Now, as I often do, I want to share a little bit about our incredible joint force. Today, I'm going to talk about our incredible artillery force comprised of American soldiers and Marines who've been sinking ships, destroying depots, and launching Army tactical missile systems, or ATACMS, precision strike missiles, or PrSMs, and high-mobility rocket systems, or HIMARS. From outside Iran, our Army and Marine artillerymen are hitting sites that Iran अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बात कर रहे हैं और जो अहदाफ हासिल कर चुके हैं उसके बारे में तफसील वो वाज़े कर रहे हैं। अच्छा जी, आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखानी है। हमने सेफ सिटी मंसूबे की तो हम बातचीत करते ही रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक सेफ विलेज भी है। डिड यू नो दैट? लोधरा के एक गांव में डकैती की एक वारदात के बाद रिहायशियों ने खुद अपने तय जगह जगह कैमरे नस्ब कर दिए और यू हैव टू वॉच दिस। रजब अली हमारे साथी उन्होंने कवर किया है इस गांव को, देखिए जरा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील दुनियापुर के थाना जल्ला राई के चक नंबर 364 WB अलमारूफ 11 चक में।
जहां पर 15 जनवरी की रात होने वाली एक वारदात ने पूरे गांव का नक्शा बदल के रख दिया। ये बड़ा पुरअमन गांव था, यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने अपने सर जोड़ लिए। ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ गांव के मकीन हैं उन्होंने भी साथ इसमें हिस्सा मिलाया और इसको गांव को सेफ विलेज बनाने का तहैया किया। गांव को कैसे सेफ विलेज बनाया, मेरे साथ नंबरदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे गांव में मतलब चंद रोज पहले वारदात हुई थी, एक औरत की बालियां नोची गई थी। उस वारदात को तो मतलब ट्रेस कर लिया गया, तो वो उस दौरान ही मतलब मशवरा किया SHO थाना जलाराई साहब से। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि गांव वाले लोगों से मशवरा करें कि CCTV कैमरे लगाए जाएं और आने वाले टाइम दे विच मतलब ये बेहतर है। जी, जैसा कि आपने सुना कि लोधरा के इस छोटे से गांव के लोगों ने किस तरह अपने गांव को ऑन किया और इसको सेफ बनाया। अगर मुल्क के तमाम गांव के लोग इसी तरह अपने गांव को ऑन करें तो बहुत से ऐसे काम जो नामुमकिनात में हैं वो मुमकिनात के दायरे में आ जाएंगे। आई एम सो सुपर इम्प्रेस्ड कि मतलब वहीं के लोगों ने फैसला किया कि जी सॉरी इस तरह नहीं रह सकते, एंड देन दे अप्लाइड, दे इंस्टॉल्ड ऑल द कैमरास। और देखिए ये मतलब ये कम्युनिटी पुलिसिंग है, आप इसको कह सकते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, और जिस नफासत से कैमरे लगाए गए हैं उस पर भी जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज हमने अपने खंभों से लटकते हुए तारों के जंजाल, मतलब सैकड़ों तारें, टूटी तारें, जुड़ी तारें, टेप लगी तारें, सब कुछ लटकते हुए देखा है। एंड इट इज़ वेरी stressful to see your surroundings like this. I'm just very happy. So इस गांव में आपने देखा वो एक तार जा रही है खूबसूरती से, उसके आगे एक डब्बा है, उसके आगे एक कैमरा लगा हुआ है। मुझे तो सारी चीज़ के इन्होंने खुद ही कर ली है अपनी सेफगार्ड के लिए, यही बहुत ज़बरदस्त बात है। बेसिक सिविक सेंस का ना हम सब में अपने इंडिविजुअल भी होगी ना तो हमारा माहौल, हमारे शहर, हमारी गलियाँ, हमारे मोहल्ले सब बेहतर होंगे। वी ऑल्सो डोंट कंट्रीब्यूट, टॉकिंग अबाउट कराची, हम खुद भी इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते। ओके, टॉकिंग अबाउट कराची, लेट्स टॉक अबाउट कराची। माहौलियाती तब्दीली कहें या कुछ भी, इस बार सर्दियों का दौरानिया जो था ना और शिद्दत भी, वो दोनों कम रही, लेकिन गर्मी जिस तेज़ी से बढ़ रही है और ख़ास तौर पे कराची में तो इट इज़ हॉट, यू कैन से दैट। तो हम आपको कहेंगे ज़रूर मुहतात रहें बिकॉज दिस कैन गो एनीवेयर। ख़ास तौर पर हम चूँकि कराची की बात कर रहे हैं, रोज़े भी होते हैं ना, तो ज़ाहिर है गर्मी जब सूरज इतना तेज आपके सर पे पड़ रहा होता है तो आपको तो ख़ास तौर पर एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, अब माहिरीन जो है ना मौसमियात के, वो बता रहे हैं कि रमज़ान के इस आखिरी अशरे में गर्मी मज़ीद बढ़ेगी जो मुमकिन तौर पर 40 डिग्री तक जा सकती है, और मार्च के हिसाब से ये गर्मी गैर मामूली है। मतलब इमेजिन वी आर लिटरली इन द मिडल ऑफ मार्च राइट नाउ, नॉट इवन इन द मिडल, और 40 तक हम बातें कर रहे हैं। कल कराची में मार्च के दौरान मामूल के लिहाज से दर्जा हरारत 60 डिग्री 7 डिग्रीज ज़्यादा रहा है, 7 डिग्रीज। आज और आने वाले दिनों में टेम्परेचर मज़ीद ऊपर जा सकता है। हालांकि अभी मार्च का वस्त चल रहा है, 7-8 रोज़े अभी बाकी हैं। रोज़ेदारों को इस मौसम में ख़ास तौर पर हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए, अपने नमकियात का ख्याल रखें। बाज़-औक़ात सिर्फ पानी पीने से भी आप में मिनरल्स की जो कमी हुई होती है पसीने की वजह से वो नहीं ख़त्म होती। सो आप थोड़ा सा इफ़ यू डोंट हैव हाइपरटेंशन या आपका मसला नहीं है ब्लड प्रेशर का, तो हल्का सा नमक शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक, इलेक्ट्रोलाइट्स के सैशे भी मिलते हैं। उनीबा, सबसे पहले तो उनीबा ज़मीर शाह नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें ज्वाइन कर चुकी हैं कराची से। उनीबा, ये गर्मी का सिलसिला तो बहुत ही परेशान कुन है। मतलब अगर हम अभी बैठे हुए 40 तक की बातें कर रहे हैं, आपको क्या पता चला है? महकमा मौसमियात क्या कहते हैं? चलो 40 तक तो बात पहुंच जाएगी, रहेगी इसी तरह ही गर्मी? जी हाँ उमा, अब्दुल्ला, जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे कि मौसमी सरमा का दौरानिया कम हुआ, तो अगर आपको याद हो कि मार्च के महीने को बहार का महीना कहा जाता था, तो यूँ कहें कि बहार का मौसम भी मुख्तसर हो गया है तो दुरुस्त होगा, क्योंकि मार्च में आमतौर पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। कल जो आपका दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद था। आज भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद है। और सिर्फ दिन गर्मी पर आपकी रातें भी बहुत ज़्यादा गर्म रह रही हैं। जो इन दिनों रात के जो दर्जा हरारत है वो मामूल से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अभी आइंदा आने वाले दिनों में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। समंदरी हवाएं कराची में नहीं चलती इस वक्त, तो समंदरी हवा चल रही है इस साइड से, वेस्ट की तरफ से हवा आ रही है, तो मुझे महसूस हो रही है कि काफ़ी अच्छी है। लेकिन दिन भर जो है हवा नहीं चलती है, वो नॉर्थ वेस्ट की विंड होती है जो कुछ हद तक खुश्क होती है और गर्म भी होती है। इसलिए अगर हम कहें कि फील लाइक जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नहीं रह रहा, लेकिन जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि इसमें इजाफा भी होगा।
और एक और अच्छी खुशखबरी हमारे पास ये है कि 15 मार्च के बाद से कुछ मगरबी हवाओं के सिस्टम जो है वो मुल्क में दाखिल हो सकते हैं और कहा जा रहा है कि 17 या 18 मार्च को एक मगरबी हवाओं का सिस्टम है वो मुल्क के जनूबी हिस्से पर असरअंदाज होगा और इसमें कराची भी शामिल है, लेकिन क्योंकि ये एक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है इसमें तब्दीली का इम्कान भी मौजूद है, लेकिन फिलहाल ये इम्कान है कि आइंदा आने वाले दिनों में ईद से कुछ पहले कराची में भी कुछ बारिश हो जाएगी। लेकिन इससे साथ एक बुरी खबर भी यह है कि माहिरीन मौसमियात बताते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो एल नीनो है वो एक्टिव हो सकता है। एल नीनो जो है वो बहरुल काहिल में सतह समंदर के जो दर्जा हरारत है उसके गैर मामूली इजाफे को कहता है। उसकी वजह से दुनिया भर के जो वेदर पैटर्न है वो बहुत तब्दील हो जाते हैं। जो जुनूब एशियाई ममालिक है उसमें ये क्या होता है कि यहाँ पे मामूल से कम बारिशें होती हैं और हीट वेव्स बहुत ज़्यादा आती हैं। पाकिस्तान में इसके असरात के हवाले से माहिरीन मानसून में बारिशें हो सकती हैं और आइंदा आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो सकती है। बहुत शुक्रिया अनिबा। बस हम तो सारों को यही कहेंगे पकड़ लें, मतलब नॉट दैट एकदम से हमने 274 मौसम बदल के ठंडे हमने 274 ही बनाए है ना, बस दैट्स इट। Abdullah is not interested in the weather, he is only thinking about the match. और हम जिस आउट की बात कर रहे हैं सलमान अली आगा के मिर्ज़ा मिराज नाम है, उस पे बहुत बात हो रही है सोशल मीडिया पे, बेतहाशा अब उस पे कमेंट्री होना शुरू हो गई है। ये क्या हो रहा है? क्लियरली अच्छा चलिए सलमान अली आगा का रास्ता भी तो रोका है ना, इस बात पे भी तो ज़रा गौर व खौज हो। ठीक है सलमान अली आगा क्रीज से बाहर मौजूद थे और वो अपेरेंटली बॉलर को गेंद पास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जिस तरह उसने उनको ब्लॉक किया है दैट आल्सो हैज टू बी लुक्ड इनटू। ओके वी हैव टू लुक एट इट। दोबारा दिखाएं जरा प्लीज कि ये तो उधर खड़े हैं, यहाँ गया, ये देखें he clearly did not let him move. What was he? वो बॉल उठा के उसको दे रहे थे। देखें रूल्स के हिसाब से वो क्रीज से बाहर थे, बॉलर ने गेंद मार दी स्टंप्स पे, वो आउट हो गए। लेकिन वैसे तो calling cricket a gentleman's game is also a part of history. वापस आ जाएं हम पे। और ये जो अब्दुल्ला ने बात की है ना जेंटलमैन्स क्रिकेट, बस कर दे। जरा स्लोमो में भी देखिएगा हुआ क्या है। गुस्से में इन्होंने हेलमेट भी उतारी, ग्लव्स भी मारे। मतलब सबसे पहली बात ये कि he was not letting him move, and then वो गेंद उठा के उसी को देने लगा है और उसने आगे स्टंप्स पे जाके मार दी। रूल्स के मुताबिक बिल्कुल ठीक होगा, अगेन कैटेगोरिकली स्टेटिंग दैट, बट दिस इज पेटीनेस। ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अगेंस्ट है, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे, अदरवाइज इट्स ऑलराइट विद द रूल्स। मतलब अगर आपका ज़मीर आपको इजाज़त देता है कि इस किस्म की बड़ी आई एम सॉरी टू से घटिया तरीके से अगर आप आउट करना चाहते हैं तो कर लें, आप कर सकते हैं। व्हाट मोर कैन बी सेड अबाउट इट? Yeah, I mean within the technical और ये एक्शन तो सारे पूरे मुल्क को पता ही होगा कि इस एक्शन का क्या मतलब होता है। बट इसका मतलब ये भी है कि यार थोड़ा लिहाज होता है, मगर वो लिहाज नहीं दिखाया गया। You are really thinking of this being a very gentlemanly game and all that? No, this is not anymore a gentleman's game. हम ब्रेक लेते हैं। It's history now. But you know हमने बहुत कम बनाए हैं। हम तो 310 की बात कर रहे थे, 315 की बात छोड़ दो ना, अब आगे चलें। अच्छा हम रोज़ किसी ऐसे इदारे की बात करते हैं जो लोगों की ज़िंदगियों में फ़र्क डाल रहा है। LRBT भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बरसों से, दिहाइयों से ये लोगों की ज़िंदगियों में रोशनी कर रहा है और आपके सदक़ात, अतियात, खैरात और आपके आँखों के भी अतियात की मदद से लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं LRBT के चेयरमैन नजम मुस्ताक़िब हमीद साहब। नजम साहब बहुत शुक्रिया, मतलब माशाअल्लाह आपका क्या ही तारुफ हो और आपके काम की कितनी ही तारीफ हो, ये बताइएगा। राइट ऑफ द बैट मेरा ख्याल है पहला सवाल हम यही पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान में लोग अपनी आंखों का अतिया देते हैं? बहुत कम, बल्कि होने के हमें होता ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि लोग समझते हैं कि ये सही नहीं है इस्लाम के दायरे में, लेकिन बात ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है। सऊदी अरेबिया में, ईरान में, दूसरे मुस्लिम ममालिक में ये चीज़ होती है और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके इंतकाल के बाद एक आदमी जो नाबीना है उसकी आंखें फिर रोशन हो जाती हैं। इससे ज़्यादा बेहतर क्या चीज़ हो सकती है?
बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है। हम फ्रॉम टाइम टू टाइम ये बताते भी रहते हैं और पाकिस्तान में भी एग्जांपल्स हैं इस चीज़ के, जहां लोगों ने अपने प्यारों के जाने के बाद उनके अज़ा जो हैं उनकी मर्जी से वो अतिया की है जी, उनकी वसीयत के मुताबिक। तो फिर हम किस तरह मैनेज कर रहे हैं? अब उस बात पे आ जाते हैं। नेचुरली हम रमज़ान में बैठे हैं, ज़कात ततियात लोग देते हैं इस महीने में, तो हम क्या लोगों से कहें? और ख़ास तौर पे जब इस किस्म के ऑपरेशन सर्जरीज हमारे यहाँ होती हैं जहाँ आंखें ही लगनी है, तो वो आंखें आती कहाँ से? वो आ रही हैं जी। आजकल हम लोग तो मंगवा रहे हैं अमेरिका से। वो उधर ये अपना है ना, एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जी जी, तो वो हमें मुफ्त भिजवाते हैं। तो ये बड़ी उनकी एक बिग बहुत खुशदिली है कि वो हमें भेजते हैं यहाँ पाकिस्तान में, अपने मुल्क में, और उसकी वजह से बहुत लोग जो हैं उनकी आंखें फिर साहब हमने सुना था कि श्रीलंका से भी काफी हमारे अपने खित्ते में से कहीं से हाँ, श्रीलंका का भी सुना हुआ था। नहीं हो सकती। देखिए बर सगीर से नहीं, इस वक्त श्रीलंका से आती थी और अभी भी आप कुछ लोग मंगवाते हैं। इशू ये है कि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अमेरिका से है। ठीक, अच्छा अब नजम साहब उस पे आते हैं। रमज़ान का महीना है, ज़ाहिर है LRBT में एक तो ये आंखों का अतिया वाला सिलसिला है, दूसरा ये कि एहतियात, ज़कात, खैरात, जिसकी वजह से दीगर लाखों मरीज़ों का इलाज होता है। सो आपका क्या इरादा है इस साल के लिए, अब अगले रमज़ान तक का? और बताइएगा कि क्या माइलस्टोन्स हैं, टारगेट्स हैं जो आपने रखे हुए हैं? जी, मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमारा ख्याल है कि जो अगला साल आएगा ये शवान के महीने से, उसमें हम तकरीबन 35 लाख लोग जो हैं वो हमारे अस्पताल में तशरीफ़ लाएंगे। ठीक, उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो रिफ्रैक्ट मतलब आंखों का नंबर दे के रिफ्रैक्शन जिसको कहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको दवाइयों से उनका इलाज हो जाता है। लेकिन इनमें से कोई 12% लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है जी। सबसे सर्जरी जो सबसे ज़्यादा होती है वो है कैटरैक्ट सर्जरी, जिसको आम फहम है कि सफ़ेद मोतिया। राइट जी, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका नाजिम साकिब साहब। हमें लाइव जाना है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी बात कर रहे हैं मीडिया से। सही कहते हैं हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैं आज के दिन जितने कराची में, सिंध के ख़ास करके लोग हैं, क्योंकि बाबा कौम भी यहाँ मदफून है, इन सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि सियासी जद्दोजहद के साथ, ईमानदारी के साथ, खुलूस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारी पार्टी का पैगाम है अमन, हमारी पार्टी का पैगाम है मोहब्बत, तरक्की। हम यहाँ अमन, मोहब्बत, तरक्की लाएंगे। नौजवानों के लिए लैपटॉप का हमारा पूरा शोबा है, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उनके लोन स्कीम है, उनकी फैसिलिटेशन है, 4 E's यहाँ पे है। मैं इस मौके पे राना मशहूर साहब को भी याद करता रहूँगा। और फिर यहाँ पे हमारे और मुख्तलिफ शोबे हैं, जितने भी वफाक के इदारे हैं, इंशाअल्लाह वो फ़ाल हो करके सिंध के तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। और हम नक्शे कदम पे चलेंगे अपनी बहन मरियम नवाज़ के, कि किस तरह से एक मुल्क को तरक्की के राह पर लाया जाता है, लड़ाई झगड़ा नहीं। वो हमारे बुजुर्गों ने बहुत लड़ाई झगड़ा करके इस मुल्क को हासिल कर लिया है। हमारे बाप दादाओं ने बहुत कुर्बानियाँ दी है। बाबा कौम को टीबी हो गया था, आपके खातिर उन्होंने अपना इलाज नहीं कराया। ऐसे अजीम लीडर कहाँ होते हैं? और हमारे आपके बुजुर्ग अपने हर चीज़ को कुर्बान करके आपके मुस्तकबिल को आबाद कर दिया। तो हमें जो कर्ज हम पे है, हम सियासी लोग हैं, हम मिल बैठ करके तमाम मसाइल को हल करेंगे, शरारत की सियासत नहीं करेंगे।
कायद आज़म की सियासत करेंगे। आप सबकी आमद का, आप सबकी दुआओं का हाँ इस वक्त मौके पे मैं ना सिर्फ मुस्लिम लीग के एक एक कारकुन जो खुंजरात में बैठा हो, गिलगित में हो, स्कर्दू में हो, लाहौर में हो, पिंडी में हो, अटक में हो, पेशावर में हो। सो ये गुफ्तगू अभी जारी है, इस बारे में मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। एंड दैट्स इट, वी आर गोना सी यू लाइव टुमारो। Absolutely, we'll be here.